वेलकम एवरीवन। आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो एक सीरीज़ चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसी सीरीज़ के में हमने पिछले जो वीडियो था उस वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चंस करा चुके हैं 16 दिसंबर का ऑनलाइन पेपर का, जिसमें आज हम लोग करेंगे 16वां क्वेश्चन। 16 से शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीटेट है वो नया पैटर्न जो आया है ऑनलाइन का, उस पर आधारित जो सवाल पूछता है नया पैटर्न पर, वह किस प्रकार से सवाल बन रहा है। क्या वह पहले के जैसा ही क्वेश्चन बन रहा है, सीधा पूछ रहा है, या फिर घुमा के पूछ रहा है, या लैंग्वेज में उसको बदलाव करके आपसे वह समझ की अपेक्षा करता है कि आप कितने अच्छे से सिलेबस को समझे हैं। तो इसी तरह से हम लोग चलेंगे और देखेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसको पहले समझिए अच्छे से कि जो वंचित है, जो हाशिए पर है ना, वो जो गरीब है, जो निम्न वर्ग के हैं, वह समूहों की जो भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में अगर हमें समाहित करना चाहते हैं तो एक अध्यापक को क्या यह सुनिश्चित करता है, या अध्यापक को किस तरह का इससे शामिल करना चाहिए, ये सवाल पूछ रहा है। तो वह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा में समानता के द्वारा वो करे, या शिक्षा में साम्यता के द्वारा करें, या तीसरा है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति के लिए वो ऐसा कर रहा है। क्या ये सही है? या फिर आगे है कि विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के व्यावसायिक शिक्षा के लिए वो ऐसा कर रहा है। क्या ये वाला सही है ना? तो ये सारा सवाल जो है आपके सामने बनता है। तो देखिए, आप अपने मन से पहले लगाइए, फिर धीरे धीरे हम भी लगा रहे हैं। देखिए क्या है इसमें सवाल है ये सभी। तो इसमें दो बात समझना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल ये है कि समानता क्या है और साम्यता क्या है। अगर इंग्लिश में देखें इन दो शब्दों को तो हम आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा से दो शब्द होता है। एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विलिटी। इक्विलिटी इन एजुकेशन एंड इक्विटी इन एजुकेशन। देखिए, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये दो शब्द को समझेगा वही ये सवाल को बना पाएगा। एक इक्विलिटी है और एक इक्विटी है। एक है समानता और एक है साम्यता। समानता और साम्यता में क्या अंतर है? देखिए, जब बात बराबर बराबर का हो, यानी सबको एक ही तराजू में तौलने की बात हो, यानी सबको मान लीजिए 5 अगर रोटी है तो 5 रोटी को अगर 5 व्यक्ति में हमें बांटना है तो उसको हम बराबर बराबर भागों में बांट दिए, एक एक रोटी सबको दे दिए। लेकिन 5 रोटी ही है और हम जो है अगर उन्हीं 5 रोटी को अगर हम साम्यता की बात करते हैं और इस अनुसार हमें बांटना है तो हम उन व्यक्ति को ज़्यादा रोटी दिए जो इसके ज़्यादा हकदार है या ज़्यादा उनको भूख लगी हुई है। कोई इसमें 5 व्यक्ति में ऐसा होगा जिसको 2 से 3 रोटी खाने का भूख होगा, तो वह ज़्यादा खाने का उसको भूख है। और कोई ऐसा है जिसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले से ही उसका पेट हल्का हल्का भरा हुआ है। तो हम उस व्यक्ति को अगर बराबर बराबर दे दे तो फिर वह साम्यता नहीं हुआ। अगर जिसको जितनी भूख है उसको उतना रोटी मिल गया और जिनको तो वह साम्यता की बात करता है। तो वही है कि जिस ज़रूरत के हिसाब से जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो उसे हम साम्यता कहते हैं। ये पॉलिटी का सवाल, ये पॉलिटी के एक शब्दावली है। इसको जो पॉलिटिक्स पढ़ा होगा तो वो ज़्यादा इसको क्लियर करेगा, हालांकि ये बेसिक भी है। तो चलिए आगे हम इसको समानते हैं, ये सवाल को बनाते हैं फिर अपने पर। तो ये सवाल वही कर रहा है कि वंचित जो हाशिए समूह की जो भाषा और संस्कृति को अगर स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। तो वह शिक्षा में साम्यता को सुनिश्चित करता है कि जिसको ज़रूरत है, जो हाशिए पर है, जो बच्चे जो वंचित है, जो समूह है, उनको उस भाषा के द्वारा ही उसको शिक्षा में दिया जाए। तो ये शिक्षा में साम्यता होगी। तो देखिए ये सवाल कितनी अच्छी है और कितनी गहराई की मांग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि ये देखिए, अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जब बात करता है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट दिस कुड
बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा ये, जब ही बात मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में असमर्थता को दिखाता है या नहीं समझ पा रहा है, तो आप लोग जानते होंगे कि ये कैलकुलिया संबंधित होता है। कैलकुलेशन से संबंधित जो भी बात होता है वो मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन ही करते हैं ना। तो ये डिसग्राफिया ना होगा, डिसलेक्सिया भी नहीं होगा, ये डिसकैलकुलिया होगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी में कहता है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, तो इसकी वजह क्या हो सकता है? क्या वह स्वलीनता है, क्या वह गणितीय वैकल्य है, क्या या फिर क्या वह अलिखित हो? तो जान ही गए कि गणितीय वैकल्य है, इसका हिंदी यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि एक समावेशी संस्था में एक सर्वबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो एक समावेशी संस्था में अगर समावेशी वाला बात आप समझते होंगे कि सभी को एक ही छत के नीचे जब हम शिक्षा देते हैं तब वैसी व्यवस्था को समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। उसमें सब तरह के बच्चे होते हैं, उसमें श्रव भी होंगे, जो बाधित होंगे वह भी होंगे, जो पिछड़ा होंगे वह भी होंगे, हर तबके के बच्चा उसमें शामिल होते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो यह जो सवाल पूछ रहा है कि एक श्रव बाधित बच्चा है जिसको सुनने में कठिनाई हो रही है, और वैसे बच्चा को अगर आपको पढ़ाना है तो कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, ऐसा पूछ रहा है। कौन होगी ये नहीं पूछ रहा, कौन सी नहीं होगी वो पूछ रहा है। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, ये तो प्रभावी होगी, तो ये तो नहीं होगा, ये कट गया। पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये भी प्रभावी होगी, तो ये भी कट गया। उसके बाद मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी होगी, ये भी कट गया। तो आपका ये चौथा वाला ऑप्शन उठ गया कि संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अगर बच्चा को सिर्फ मौखिक माध्यम से ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसमें जो श्रव बाधित जो विद्यार्थी है तो वह कैसे समझ पाएगा, वो तो सुन ही नहीं पाएगा, तो समझेगा ही नहीं। इसलिए यह सवाल आप समझ गए होंगे क्या मांग रहा है और क्या आंसर आपको देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? गूढ़ पूर्वाग्रह जो ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो सोच होता है उसको उजागर करता है। तो जो जाति, लिंग और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित व्यवस्था करता है, शासन व्यवस्था चलाता है, वही इसको क्या करता है, गूढ़ पूर्वाग्रहों से को उजागर करता है। तो ये पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था, आप इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? बात क्रिएटिविटी को बढ़ाने की है। जब बात क्रिएटिविटी को बढ़ाने की है तो वैसा होगा, आप उसको मौका दीजिएगा, अवसर दीजिएगा, तभी तो क्रिएटिविटी बढ़ पाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, अच्छा रहेगा। यह है कि क्रिएटिविटी इन ए क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाय द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू क्या होगा, ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस। ये तो कोई बात नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए। उसके बाद इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। ये कुछ लग रहा है कि ओरिजिनल डिस्कवरी जो खोज होगा और थिंकिंग होगा उसको इनकरेज करना, उसको प्रोत्साहन करना। तो ये सवाल ये ऑप्शंस लग रहा है सही होगा। उसके बाद डेवलपिंग गुड टेस्ट स्किल्स, ये एक्चुअली टेस्ट स्किल बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट, जब सवाल शब्द कन्वर्जेंट आ जाता है तब तो और उसको सीमित करता है, यहीं डाइवर्जेंट होता तो हो सकता था ये भी आंसर, तो ये कट गया। तो आपका 2 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि चलिए हिंदी देख लेते हैं। इसमें एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो ये सवाल बहुत अच्छा है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, जो कॉग्निटिव सहभागिता है, एक साथ मिलकर जो पढ़ता है, उसको आप कैसे सुसाधित कीजिएगा? तो बच्चों के वार्तालाप के द्वारा कीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वार्तालाप के द्वारा करना है, बच्चों को एक साथ डिस्कशन कराएंगे। अध्यापकों के संवेग के द्वारा, ये भी है कि आपको अध्यापक को संवेग के द्वारा बच्चे के अंदर, अध्यापक जो है उसको इस तरह से संवेग के माहौल दे, उसको न ज़्यादा डराए न ज़्यादा क्रोधित हो, उसके द्वारा भी आप सहभागिता बढ़ा सकते
सकते हैं। बच्चों को सकारात्मक परस्पर संबंधों के द्वारा, ये भी बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक परस्पर संबंध के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन के द्वारा, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। ये बाहरी रूप से अनुशासन के डर दिखाइएगा तो बच्चा उस तरह से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर संज्ञानात्मक सहभागिता को सुसाधित नहीं कर पाइएगा आप। तो पहला कट गया, तो बाकी तो 1 2 3 तक है आपका आंसर सही। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, ये वाला 3 नंबर का सवाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। बहुत अच्छी लाइन है यह। निम्न में कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? बात सही है कि जब बच्चे असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि विद्यालय असफल हुआ, संस्था असफल होता है, टीचर असफल होता है। तो इसलिए यह कथन किसका समर्थन करता है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विविधीकरण करने हेतु, ये तो नहीं है, कोई बात नहीं है, इसका समर्थन नहीं करता है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। ये अच्छी लाइन है कि बच्चा इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों की जो सीखने की विविध गतियां हैं, जो सीखने की एक ही गतियां से आप प्रयोग कर रहे हैं, एक ही मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। क्योंकि हर बच्चा का अपना अपना लेवल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो ये सवाल का आंसर यही होगा, 2 नंबर होगा। इसके आगे हम डिस्कस नहीं करना है ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? आप कोई संप्रत्यय है, दो कॉन्सेप्ट है, उसको प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए आप क्या कहिएगा? उपयुक्त परिभाषा डाल दीजिएगा तो क्या हुआ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। तो यही आपका सही आंसर होगा। पाठ पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखवाना, ये गलत हो जाएगा। ज्यों का त्यों लिखवाइएगा तो कॉन्सेप्ट उसका नहीं बनेगा, ना तो वह मीनिंग समझ पाएगा बच्चा। अच्छे से रट लेना, रटने वाला तो सवाल जहाँ भी आएगा तो काट ही दीजिएगा, रटने का कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक के बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, इसलिए इसको दूर करना जरूरी है। या विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता, या इसलिए इसको दूर करने की ज़रूरत है। या असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, या इसलिए। या भय का एहसास कराने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ये देखिए, कभी भी बच्चे को आपको दोषी नहीं ठहराना है। तो ये तो आप समझ ही गएंगे। तो शिक्षा अध्यापक भय को संभाल, ये नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भावनात्मक जिम्मेदार नहीं है, ये भी कोई बात नहीं है ना। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। ये बहुत अच्छी बात है कि असफलता और त्रुटियां जो है बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होता है। बच्चा असफलता से ही सीखता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा छीन होती है। तो ये सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बाहरी, हाँ, आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है, लेकिन ये पुरस्कार के बारे में क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा की बात होती है। तो इसका आंसर जो होगा कि यह तर्क देना कि अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, छीन होती है इससे। यही इसका सही सवाल का जवाब होगा। देखिए आगे देख लीजिए क्या है। इससे आंतरिक और बाहर दोनों अभिप्रेरणा छीन होती है। नहीं, सिर्फ आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है, बाहरी अभिप्रेरणा की छीन नहीं होती है। तो 1 नंबर इसका सही होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं, बस इतना ही। आप लोग जो है ना प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ला रहे हैं। तो आप एक व्यक्ति अगर कम से कम 2-3 जगह भी शेयर करेगा तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अब मेरे लिए कम से कम मेरा चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है, आप लोग खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरी यही दुआ है आप लोग।